नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम गिरी अपने YouTube चैनल स्टडी विद शुभम गिरी में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ग्रामीण विकास एवं समाज के भाग 2 की। पिछली वीडियो में हमने भारतीय कृषि और उसकी दशाओं की बात की थी और आज हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे चावल और गेहूं की। इस वीडियो में हम सिर्फ चावल और गेहूं की ही बात इसलिए करेंगे क्योंकि ये दो एक ऐसे टॉपिक हैं जहां से 100% सवाल आने की पूरी संभावना है। इसलिए आप मेरी वीडियो को पूरा अंत तक देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा मुझे सपोर्ट करें। यकीन मानिए अगर आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं और साथ में नोट्स भी बनाते रहिए ताकि एग्जाम टाइम जब आपका आए तो आपको चीजों को रिवीजन करने में बिल्कुल भी समस्या ना हो। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चावल की। तो याद रखिएगा मित्रों, चावल एक ऐसी फसल है जो विश्व में सबसे ज्यादा क्षेत्र पर बोई जाती है और विश्व में सबसे ज्यादा खाद्यान्न के रूप में प्रयोग की जाती है। तो चाहे हम विश्व के संदर्भ में बोले या भारत के संदर्भ में बोले, दोनों के संदर्भ में बात एक ही है कि विश्व में और भारत में सबसे ज्यादा बोई जाने वाली और सबसे ज्यादा खाद्यान्न के रूप में प्रयोग की जाने वाली जो फसल है वो आपकी चावल ही है। इसके बाद अगर हम बात करें तो भारत के कुल लगभग 36% यानी जितने क्षेत्र पर खाद्यान्न बोया जाता है उसके 36% भाग पर सिर्फ और सिर्फ चावल की खेती की जाती है। यानी 1/3 से ज्यादा क्षेत्रफल सिर्फ और सिर्फ चावल ही बोया जा रहा है। यानी कि चावल एक बहुत ही बड़ी फसल है और विश्व का 20% यानी पूरे विश्व का जो 5वां भाग है वो सिर्फ और सिर्फ भारत उत्पादन करता है। मित्रों याद रखिएगा, विश्व में सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन चाइना करता है, मगर उसके बाद जो दूसरे नंबर पर आते हैं वो हम ही आते हैं यानी भारत। और एक कॉमन सेंस याद रखिएगा, ज्यादातर ऐसी फसलें हैं मोस्टली 90% से ज्यादा जिनमें पहले स्थान पर अगर चीन आता है तो दूसरे नंबर पर भारत आता है। तो अगर आपको किसी प्रश्न का उत्तर ना पता हो तो आप चीन के साथ जाइएगा और चीन के बाद भारत, कुछ फसलों को छोड़ करके, ठीक है। जैसे कि गन्ना है तो गन्ना में चीन नहीं है, गन्ना में क्या है, गन्ना में चीन से ऊपर भारत है। विश्व में अगर हम गन्ने की बात करें तो चीन से ज्यादा उत्पादन भारत करता है, इसलिए उस संदर्भ में आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके बाद बात करें तो मैंने कहा चीन, भारत, इंडोनेशिया यानी जो विश्व के 3 सबसे ज्यादा चावल उत्पादन करने वाले देश हैं। तो नंबर 1 आपसे पूछ ले तो आप चीन, भारत, इंडोनेशिया। कालानुक्रम में लगाने के लिए भी कभी कभी पूछ लेता है। तो विश्व में सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन चीन, फिर भारत और उसके बाद इंडोनेशिया करता है। देखिए जाहिर सी बात है तो चावल खेती का जो क्षेत्र है दक्षिण एशिया या दक्षिण पूर्व एशिया है, इसीलिए। और आप देखें चीन, भारत, इंडोनेशिया एशिया के अंतर्गत आते हैं और इंडोनेशिया दक्षिण पूर्वी एशिया के साइड में आता है। इसके बाद जो सवाल पूछ लेता है कि भारत में सबसे ज्यादा चावल की खेती कहाँ की जाती है, तो याद रखिएगा भारत में जो सबसे ज्यादा चावल की खेती की जाती है वो डेल्टाई क्षेत्रों में की जाती है और नदियों के आसपास की जाती है, यानी गंगा यमुना के आसपास की जाती है। तो भारत में अगर बात करें तो जो गंगा यमुना का मैदान है और दक्षिण भारत में कृष्णा गोदावरी का जो डेल्टाई क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में बहुत ज्यादा चावल की खेती की जाती है। और सबसे ज्यादा जो चावल का उत्पादन करता है नॉर्थ इंडिया करता है, यानी उत्तरी भारत करता है। तो जाहिर सी बात है अगर उत्तरी भारत सबसे ज्यादा खेती करता है तो उत्पादन भी उत्तरी भारत ही करता होगा। इसीलिए जो आपका पश्चिम बंगाल है, और पश्चिम बंगाल क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टाई क्षेत्र है वहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में चावल की खेती की जाती है। यही रीजन है कि जो पश्चिम बंगाल राज्य है वो सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन करता है। दूसरे नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश। आपको पता है उत्तर प्रदेश में गंगा एक ऐसी नदी है जो सबसे ज्यादा लंबाई जिसकी उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश में भी नदियों का एक जाल सा बिछा हुआ है, जिसकी वजह से जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है वो चावल की खेती की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा अनुकूल होने के कारण यहाँ पर चावल बहुत ज्यादा उत्पादन किया जाता है। नंबर 3 पर आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में भी अगर आप देखें तो कृष्णा गोदावरी और अन्य नदियों का जो क्षेत्र है कावेरी की होने की वजह से यह क्षेत्र भी
आपका सबसे ज्यादा चावल उत्पादन क्षेत्रों में आता है। तो नॉर्थ इंडिया में बंगाल और उत्तर प्रदेश, और तीसरे नंबर पर एक दक्षिण भारत का राज्य है, वो है आंध्र प्रदेश। इसके बाद बात कर लेते हैं निर्यात के मामले में। देखिए ये सवाल अभी 3-4 साल पहले डेटा चेंज हुआ था कि विश्व में सबसे ज्यादा चावल का निर्यात कौन करता था। तो विश्व में सबसे ज्यादा चावल का निर्यात करता था थाईलैंड, मगर थाईलैंड को पीछे छोड़ते हुए भारत ने पहली रैंक हासिल कर ली है और भारत विश्व का सबसे ज्यादा चावल का निर्यात करने वाला देश बन गया है। निर्यात का मतलब होता है मित्रों चावल को बेचना। इसके बाद बात कर लेते हैं कि थोड़ा सा दशाओं के बारे में, क्योंकि ग्रामीण समाज में ये भी सवाल पूछ लेता है कि कैसी दशाएं होनी चाहिए, कितना तापमान होना चाहिए, कितनी जल का प्रबंध होना चाहिए। तो चलिए इसकी बात अब हम कर लेते हैं। तो तापमान मित्रों होना चाहिए 22 से 32 डिग्री सेल्सियस। देखिए चावल बोया कब जाता है, चावल कैसी फसल है, खरीफ की फसल है, और खरीफ की फसल को बोने का टाइम क्या होता है, जब वर्षा होती है, यानी जून जुलाई के महीने में। और इसको बोने के लिए ये जो टेम्परेचर दिया है तापमान औसत है मित्रों, याद रखिएगा औसत, यानी 22 से 32 डिग्री सेल्सियस का अगर कहीं की जलवायु का तापमान है तो वो खेती के लिए अनुकूल माना जाता है। अगर हम जल की बात करें तो पानी का जो वर्षा होनी चाहिए उस क्षेत्र में 150 से 300 सेंटीमीटर, यानी बहुत ही ज्यादा मात्रा में वर्षा होनी चाहिए। और वर्षा कब होती है, जून जुलाई के महीने में, और पानी अत्यधिक होने के कारण जो चावल की खेती है वो हो जाती है। ठीक है मित्रों, आगे बढ़ते हैं कि मिट्टी कैसी होनी चाहिए। तो मिट्टी कैसी होनी चाहिए, कॉमन सेंस की बात है कि डेल्टाई क्षेत्रों में होती है, और डेल्टाई क्षेत्रों की मिट्टी कैसी होती है, जलोढ़ मिट्टी होती है, और जलोढ़ मिट्टी को ही चिकनी मिट्टी या दोमट मिट्टी कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछ ले कि चावल की खेती किस प्रकार की मिट्टी में की जाती है, तो चिकनी, चाहे लगा चिकनी, जलोढ़, दोमट, ये तीनों नाम एक ही है, तीनों का मतलब एक ही है। तीन जो फसलें हैं कि किस्म कि चावल की किस्म बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछी गई हैं, आप नोट जरूर करते रहिएगा, मेरा आपसे निवेदन है, ताकि एग्जाम टाइम आपको रिवीजन करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। विजया, विजया कई बार पूछी गई है कि किस फसल की किस्म है, तो याद रखिएगा विजया, पद्मा, कांची, याद रखिएगा मित्रों विजया, पद्मा, कांची, ये तीनों ही किस्में चावल की बड़ी फेमस हैं और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विजया, पद्मा और कांची। इसके बाद देखिए कि खाद, यानी कि कौन सी खाद का प्रयोग धान के लिए किया जाता है, तो वही खाद है जो हम भारत में प्रयोग करते हैं हमारे किसान लोग, सुपर फास्फेट, अमोनिया, नाइट्रोजन, पोटेशियम। ठीक है मित्रों, इनका प्रयोग किया जाता है। कब किया जाता है, कौन से रोग होते हैं, इसकी चर्चा हम रोग वाले चैप्टर में करेंगे, वरना वीडियो हमारा बहुत लंबी हो जाएगी। फिर से मेरा आपसे निवेदन है, गेहूं को बताने के पहले आप मेरे वीडियो को पूरा देखिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए और शेयर जरूर करिए। आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं हम गेहूं की मित्रों। गेहूं, देखिए चावल का जो छोटा भाई है वो गेहूं है। चावल किसकी फसल है, खरीफ की, और गेहूं किसकी फसल है, रबी की, है ना, कई बार मैं चर्चा कर चुका हूं। और इस समय जो कटाई का टाइम है वो गेहूं का टाइम है, आपको पता है। और बहुत सारे मेरे ग्रामीण क्षेत्र के अंचल के लोगों ने गेहूं की बाली बढ़िया मीस के इस समय खूब खा रहे होंगे। अगर कहीं मटर मिला हो तो खूब तोड़ के खाए होंगे। अभी हम लोग तहड़ी बना के बहुत खाए हैं। तहड़ी में क्या पड़ता है, मटर पड़ता है ना, चना भी, जिसको हारा कहते हैं, हारा खूब भूंजा जा रहा, होरा खाया जा रहा है। तो ये सब देखो फसलें तो साथ ही में खाई जा रही हैं, प्रयोग की जा रही हैं, यानी ये सब कैसी फसलें हैं, रबी की फसलें हैं। इस समय कटाई का टाइम है, खूब कटे सब चल रही है, झरझर। अब देखिए गेहूं दूसरी बड़ी खाद्यान्न फसल है, यानी कि विश्व में भी गेहूं दूसरी सबसे ज्यादा बोई जाने वाली फसल है और खाई जाने वाली भी फसल है। चाहे भारत के संदर्भ की बात करें, चाहे विश्व के संदर्भ की बात करें, चावल के बाद विश्व में सबसे ज्यादा बोई जाने वाली और खाने वाली जो फसल है वो याद रखिएगा मित्रों गेहूं है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो भारत के लगभग 25% क्षेत्र पर चावल कितना था, याद रखिएगा 36%, सबसे ज्यादा बोई जाती है, उसका छोटा भाई है गेहूं, यानी
चावल के बाद जो सबसे ज्यादा बोई जाने वाली फसल है गेहूं है, और भारत के लगभग 1/4 क्षेत्रफल यानी खाद्यान्न जितना बोया गया उसका 1/4 क्षेत्र सिर्फ और सिर्फ आपका कवर करता है गेहूं। यानी 36 और 25 को आपस में हम जोड़ दें तो हो जाता है लगभग 51%। यानी आधे से ज्यादा खाद्यान्न के अंतर्गत जो भूमि आती है उस पर सिर्फ और सिर्फ गेहूं और चावल ही बोया जाता है। आगे थोड़ी सी बात हम हरित क्रांति की मित्रों कर लेते हैं। देखिए हरित क्रांति आई थी उस समय जब हम 1965 में युद्ध लड़ रहे थे। 63 में हम युद्ध हारे चीन से, उसके बाद 65 से हमने पाकिस्तान को खूब धूल चटाई और उनको हमने हराया युद्ध में। उसके बाद क्या हुआ कि हमारे यहाँ भुखमरी फैल गई, बीमारियां भी फैल गई, अकाल भी पड़ गया, और हमारी जो भारत की अर्थव्यवस्था थी बहुत अच्छी नहीं थी। और 64 में हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का भी स्वर्गवास हो गया, और जो हमारा भारत था वो बहुत ही कठिन समय से गुजर रहा था। उस समय हमारे देश के एक नए प्रधानमंत्री बने श्री लाल बहादुर शास्त्री जी। आप सभी लोग जानते हैं ताशकंद में उनकी एक ऐसे मृत्यु हो गई कि आज भी उस पर संशय बना हुआ है, क्यों हुई, कैसे हुई, ना ही उस पर कोई जांच अच्छे से बिठाई गई, ना ही आज तक उसका कुछ पता चला है। खैर कुछ भी राजनीतिक कारण उसका हो सकता है। और उसमें क्या हुआ कि जब उनकी मृत्यु हो गई, उनकी मृत्यु से पहले हमारे भारत की दशा बड़ी खराब थी। हम इतना चावल गेहूं ही पैदा नहीं कर पा रहे थे कि हम अपने बच्चों को, अपने भाइयों को हम इतना अन्न खिला सकें। तो उन्होंने क्या किया, एक नारा दिया, जय जवान जय किसान का नारा दिया। और उन्होंने क्या कहा कि हमारी जितनी भी भूमि है उस पर हम खेती करेंगे, हम इंच इंच पर हम बीज को बोएंगे और इतना फसल का उत्पादन करेंगे कि हम भारत ही नहीं पूरे विश्व के पेट को भरने का प्रयत्न करेंगे। और उन्होंने नारा दिया इसके लिए, जय जवान जय किसान। उन्होंने संसद के बाहर प्रांगण में जो भूमि पड़ी थी उस पर स्वयं 2 बैलों की जोड़ी लेकर के उन्होंने उस पर खेती की और खूब ज्यादा लोगों को प्रोत्साहित किया खेती करने के लिए। और उन्होंने स्वयं एक अभियान चलाया कि हम हफ्ते दिन एक दिन उपवास रखेंगे। और इसके संदर्भ में कहा भी जाता है कि एक बार उन्होंने अपने परिवार से भी पूछा कि क्या आप लोग रह सकते हैं, तब मैं देशवासियों से कहूंगा। तो ऐसे थे हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी। उसके बाद 1900 उन्होंने हरित क्रांति की शुरुआत तो मान लीजिए कर ही दी थी, मगर उनकी जब मृत्यु हो गई और आज भी उसका पर्दाफाश नहीं हुआ है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बेटी इंदिरा गांधी जी वो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। तो उन्होंने हरित क्रांति को लाने का जो कार्य किया वो इन्हीं को क्रेडिट दिया जाता है, इंदिरा गांधी जी को। मगर जो शुरुआत हुई वो लाल बहादुर शास्त्री जी के टाइम पर हुई। और तो अगर आपसे एग्जाम में सवाल पूछ ले कि हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, तो याद रखिएगा 1966-67 में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। और इस समय भारत में कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं चल रही थी। और हरित क्रांति से जो सबसे ज्यादा फायदा मिला वो गेहूं की खेती को मिला। अब हरित क्रांति में हुआ ये कि सिंचाई के संसाधन बढ़ाए गए और ऐसे बीजों का प्रयोग किया गया, और वो मैक्सिकन गेहूं था, ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ऐसे बीजों का प्रयोग किया गया जिनकी उत्पादन क्षमता बहुत ही ज्यादा थी। विश्व के कुल उत्पादन का 12%, मैंने चावल बताया था 20% विश्व का, और भारत गेहूं 12% विश्व का अकेले उत्पादन करता है, जो एक बहुत बड़ी बात है। 107.18 मिलियन टन ये 2019 का डाटा है, हमारे यहाँ गेहूं उत्पादन हुआ, जो एक रिकॉर्ड स्तर है। तो याद रखिएगा मित्रों 107.18 मिलियन टन। अब बात कर लें, इसके बाद हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि विश्व में चीन, भारत, इंडोनेशिया ये 3 देश सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादक देश हैं। भारत का विश्व में दूसरा और चाइना का पहला स्थान है। अब थोड़ा सा भारतीय संदर्भ की बात कर ले, तो एक बात हमेशा मित्रों याद रखिएगा, जब हरित क्रांति हमारे भारत में आई तो सबसे ज्यादा जो हरित क्रांति से फायदा हुआ वो गेहूं की फसल को हुआ। और सबसे ज्यादा जो जिन क्षेत्रों का जो हुआ उसमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब ये 3 सबसे ज्यादा लाभान्वित होने वाले राज्य थे हरित क्रांति में, और यही राज्य टॉप पर भी हैं। याद रखिएगा उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादन करने वाले राज्य हैं। इसके बाद थोड़ा सा अब हम बात कर लेते हैं कि गेहूं के उत्पादन के लिए टेम्परेचर कितना होना चाहिए। तो सबसे पहले समझ लीजिए गेहूं बोया कब जाता है। गेहूं बोया जाता है अक्टूबर नवंबर में, यानी कि जब तापमान ज्यादा नहीं होता है। लेकिन पकने के टाइम याद रखिएगा इसको टेम्परेचर की ज्यादा जरूरत होती है।
तो देखिएगा 15 से 26 डिग्री सेल्सियस लगभग इतना रहता ही है अक्टूबर नवंबर में। हमारे कॉमन सेंस की बात है, दिमाग लगाएंगे ऐसे ही समझ जाएंगे, रटने की जरूरत नहीं है। और वर्षा कितनी होनी चाहिए? मीडियम स्तर यानी 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए। मिट्टी वही जो चावल के लिए है, चिकनी या दोमट मिट्टी यानी जलोढ़ मिट्टी। अगर आपसे पूछ ले गेहूं के लिए कैसी मिट्टी होनी चाहिए, तो चाहे जलोढ़ मिट्टी ऑप्शन में हो, चिकनी मिट्टी हो, दोमट मिट्टी हो, कुछ भी लगा दीजिए, तीनों सही है। इसके बाद थोड़ी सी किस्म की अगर हम बात कर लें तो BN 832, BN 804, SS 365, WH 552 आज कुछ ऐसी किस्में हैं जो गेहूं के एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। तो चलिए भाई, इतनी चर्चा हमने अपने इस वीडियो में की, आगे की चर्चा हम करेंगे। और सजेशन जरूर दीजिएगा कि आज कुछ कारणों की वजह से लाइव सेशन नहीं हो पाया, हम आगे करेंगे। और आप सभी लोग मेरे वीडियो को पूरा देखें, इसके लिए धन्यवाद। और फिर से मेरा आपसे निवेदन है, मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर करें, वीडियोस को लाइक करें और मेरे साथ लगातार जुड़े रहें। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम आपसे फिर से मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।